नमस्कार। व्याकरण की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। वाच्य के बारे में पढ़ना हम पिछली वीडियो में शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम जान चुके हैं कि क्रिया का केंद्र वाच्य कहलाता है। वाच्य के दो मुख्य भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के फिर से दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनकी परिभाषा, इनकी पहचान हम कल जान चुके थे और एक वाच्य से दूसरे में परिवर्तन कैसे करना है वह भी हमने सीख लिया था। कुछ विशेष बातें ध्यान देने की हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं कि जो कर्तृवाच्य होता है उसमें जो क्रिया है वह कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार आती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है जो क्रिया है वह किसके अनुसार आई है? राम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर करता है राम। अगर मैं यह कहूँ राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो जाती है क्रिया, पढ़ी जाती है किसके अनुसार आई है? पढ़ी, पुस्तक के अनुसार। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में, जबकि पढ़ने वाला वही राम है। तो जब कर्ता के अनुसार आती है कर्तृवाच्य में और फिर कर्मवाच्य होता है तो क्रिया आती है कर्म के अनुसार। तो इस आधार पर हमारी पुस्तक में ये पॉइंट्स दिए भी गए हैं बिंदु कि प्रयोग या अनुमति के आधार पर तीन तरह के क्रिया के प्रयोग होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावी प्रयोग। तो पहला नियम जो यहाँ लिखा गया है वह कर्तरी प्रयोग है। पहला नियम है, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई परसर्ग नहीं है, अर्थात कर्ता यानी कि सब्जेक्ट परसर्ग रहित है, तो क्रिया हमेशा संज्ञा, कर्ता की संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार ही आती है या बदलती है। जैसे घोड़ा घास खाता है, घोड़ी घास खाती है। घोड़ा पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग में आई, घोड़ी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घोड़ा और घोड़ी जो शब्द हैं इनके साथ कोई परसर्ग नहीं लगा हुआ है, और इस तरह के प्रयोग को जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार आई है कर्तरी प्रयोग कहते हैं। दूसरा नियम, यदि कर्ता के बाद कोई भी परसर्ग लगा हो तो क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार नहीं बदलेगी। कब? ऐसी स्थिति में क्रिया वाक्य में आने वाली दूसरी संज्ञा या कर्म के संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। कहने का क्या मतलब है कि कर्ता के साथ विभक्ति लग गई है। जैसे ऊपर था घोड़ा घास खाता है, तो घोड़े के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी थी। अब इस वाक्य में क्या है? घोड़े ने घास खाई, घोड़े के साथ ने लग गया। वो कहता है कि अगर कर्ता के साथ परसर्ग लगा है, विभक्ति लगी है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं आएगी। अब किसके अनुसार आएगी? अब वह कर्म के अनुसार आएगी। और जब क्रिया इस तरह से प्रयोग में आती है, रूप बदलती है, उस प्रयोग को कहते हैं कर्मणि प्रयोग। तीसरा नियम है, यदि कर्ता और कर्म दोनों के ही बाद विभक्ति हो, परसर्ग अर्थात कारक की विभक्ति, तो दोनों के अनुसार ही क्रिया नहीं बदलेगी। ऐसी स्थिति में क्रिया तटस्थ, जिसको आप कहते हैं न्यूट्रल, तटस्थ हो जाती है और क्रिया में अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग के प्रत्यय लग जाते हैं। क्रिया का यह रूप कहलाता है भावे प्रयोग। उदाहरण से बात समझते हैं कि कैसे। जैसे वाक्य दिया है इसने, घोड़े ने घास को खाया, घोड़े के साथ ने आ गया, घास के साथ को आ गया। तो यहाँ पर जो खाया क्रिया है यह भावे प्रयोग है, पुल्लिंग एक वचन में है, अन्य पुरुष में। यह घोड़े और घास के अनुसार नहीं आया है। क्यों? क्योंकि घोड़े के साथ भी विभक्ति थी और घास कर्म के साथ भी विभक्ति थी। तो ऐसे प्रयोग कहलाते हैं भावे प्रयोग। तो प्रयोग हमने तीन पढ़े क्रिया के, कर्तरी, कर्मणि और भावे प्रयोग। अब इससे हमें इससे समझ आया कि जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्तरी, कर्मणि
और भावे तीनों ही प्रयोग हो सकते हैं। जैसे इसने उदाहरण दिए हैं, लड़का सेब खाता है, बच्चे ने सेब खाया, बच्चे ने सेब को खाया। तीनों ही वाक्य कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। दूसरा, कर्मवाच्य में चूंकि कर्ता के बाद से या द्वारा परसर्ग लग जाते हैं तो दो प्रयोग ही संभव हैं, कर्मणि और भावे। बच्चे से सेब नहीं खाया गया और बच्चे से सेब को नहीं खाया गया। तो कर्मवाच्य में कौन कौन से प्रयोग हो सकते हैं? कर्मणि और भावे प्रयोग हो सकते हैं। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्योंकि कर्ता के बाद भी से और द्वारा परसर्ग लग जाता है और क्रिया होती है अकर्मक। अकर्मक है तो उसमें कर्म है ही नहीं, कर्म नहीं है तो विभक्ति लगने का भी सवाल नहीं। तो केवल भाववाच्य में कौन सा प्रयोग बचता है? भावे प्रयोग बचता है। तो तीन प्रयोगों में से कर्तृवाच्य में तीनों ही प्रयोग आ जाते हैं, कर्तरी, कर्मणि और भावे। कर्मवाच्य में क्रिया के केवल दो प्रयोग आते हैं, कर्मणि और भावे प्रयोग। और भाववाच्य में आता है केवल एक ही प्रयोग, भावे प्रयोग। अब हमने देखना है कि कई बार जो वाक्य होता है उसमें कर्ता नहीं दिया होता है, तो वहाँ हमें स्वयं समझना होता है कि जैसे कि वहाँ पर क्या कर्ता होगा। पढ़ रहे हैं, सिर्फ मान लो इतना ही आ गया, पढ़ रहे हैं। तो आपको ये पहचानना है कि यह कौन से वाच्य का वाक्य है। अब अगर हम इसे पूरा करके सोचें मन में तो हम कहेंगे हम पढ़ रहे हैं। हमको लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। तो हम आया है तो हम के साथ ने भी नहीं है, कोई विभक्ति नहीं है, से द्वारा भी नहीं है। तो वाच्य कौन सा होगा? ये कर्तृवाच्य होगा। अगर मैं यह कहती पढ़ा जा रहा है, अगर सिर्फ इसी का वाच्य पूछ लिया जाए, पढ़ा जा रहा है, तो ये कर्तृवाच्य है या अकर्तृवाच्य, हम कैसे समझेंगे? हमसे पढ़ा जा रहा है, मान लो अगर यह वाक्य हम कह दें तो हमसे से जुड़ गया तो कर्तृवाच्य तो ये रहा ही नहीं। जा धातु पीछे जुड़ी हुई है तो ये अकर्तृवाच्य में ही आएगा। तो इस तरह हमें वाक्य पूरा करके देखना होता है ताकि हमें समझ आए कि यह कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। तभी हमें समझ आएगा कि जा धातु से और कर्ता के साथ विभक्ति के प्रयोग से कि यह कर्तृ, कर्म और भाव में से कौन सा वाच्य है। अब हम कुछ बातें जान लेते हैं। उदाहरण जो दिए गए हैं उन्हें आप अवश्य पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से हमें दूसरे में बदलना है। कहीं समस्या है तो आप पूछेंगे। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें फिर से दोहरा लेते हैं। वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन, यानी कि कहने का विषय, कहने लायक। दूसरा, वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। लेकिन परीक्षा में जब पूछे जाएंगे तो आपको तीन में से ही नाम लिखना अनिवार्य है। अकर्तृ लिखेंगे तो साथ में कर्म या भाव में से भी आपको बताना ही बताना है कि यह कर्मवाच्य है या भाववाच्य। फिर है, जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व या प्रधानता दी जाती है वे वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अगला बिंदु है, जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है अर्थात कर्ता का महत्व कम कर देते हैं वे अकर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अकर्तृवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक होती है या अकर्मक। इस आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भेद हैं, कर्म और भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया सदा सकर्मक, भाववाच्य में क्रिया सदा अकर्मक, और कर्तृवाच्य में क्रिया दोनों हो सकती हैं, अकर्मक भी और सकर्मक भी। अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया होती है वे भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अब उसके बाद आरंभ होता है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहले तीन प्रश्न हैं परिभाषाओं से संबंधित। पहला, वाच्य से तात्पर्य। दूसरा, अंतर स्पष्ट करना है कर्तृ और अकर्तृ में, कर्म और भाववाच्य में। तीसरा, उदाहरण देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस किस पे? वाच्य पर,
कर्मवाच्य पर, भाववाच्य पर, वाच्य और प्रयोग। प्रयोग कौन सा? अभी जो हमने किया था कर्तरी, कर्मणि और भावी प्रयोग। तो यह आप स्वयं करेंगे, पुस्तक से देखकर परिभाषा लिखेंगे। बाकी अभ्यास कार्य हम करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।